नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे अगले लेक्चर में। तो चलिए चैप्टर 3 को हम कंटिन्यू करते हैं। और हमने किया था यहाँ तक फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमें स्टार्ट करना है, तो वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारी जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इसको ऐड किया गया था 1975 से 77 के टाइम पे। जो हमारी इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस टाइम पे ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको ऐड किया गया था। और एक कमेटी बनी थी, सवर्ण सिंह कमेटी। जो सवर्ण सिंह कमेटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंडेशन दिया था इस कमेटी ने कि हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटी जो है अपने सिटीजन के लिए ऐड करनी चाहिए। तो उस टाइम पे हमारी बस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, लेकिन इन 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो जो 11th ड्यूटी थी हमारी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 75-77 के टाइम पे इसको ऐड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सवर्ण सिंह कमेटी। द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आती है पार्ट 4A में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A के अंदर ये आती है। और जो इसका आर्टिकल है वो है 51A। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो है वो ऐड किया गया था, तो वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फंडामेंटल ड्यूटी का काम क्या होता है, ये क्या करती है फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सिटीजन को ये याद दिलाती है कि बेशक आपके पास फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके पास उसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने देश के लिए, जो आपको फॉलो करनी चाहिए। राइट, तो fundamental duties serve as a reminder of citizens that while enjoying their fundamental right, they have also to quite conscious of duties they owe to their country, their society and to their fellow citizens। जैसे कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होता है, उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी भी नॉन जस्टिसेबल होती है। तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो कि भाई मेरी फंडामेंटल ड्यूटी थी ये और मैं ऐसे ऐसे नहीं किया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेकुलर स्टेट। देखिए इंडिया क्या है, सेकुलर है। अभी सेकुलर से मतलब क्या है कि हम सब धर्मों का, सारी लैंग्वेज जो भी है, सारे धर्मों का हम इज्जत करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे लिए कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम एक सेकुलर स्टेट हैं। राइट, तो इंडिया में हमारी कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि इतना डाइवर्स है, इतने सारे रिलीजन हैं, तो कुछ भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारा। ठीक है, तो जो सेकुलर टर्म है वो प्रियम्बल के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। प्रियम्बल के अंदर सेकुलर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकुलर टर्म जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई थी। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है उसको ऐड किया गया था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया गया था। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रियम्बल में ऐड है, सेकुलर टर्म जो है वो। ठीक है, तो प्रियम्बल जो है वो क्या करता है, प्रियम्बल सिक्योर करता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, कि भाई आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, किसी में भी विश्वास रख सकते हो और आप किसी भी धर्म के को फॉलो कर सकते हो। तो ये इस चीज़ की आपके पास एक लिबर्टी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14, देखिए आर्टिकल 14 क्या है, इक्वल
इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 है। तो ये सारी चीज़ें हम ये जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा फंडामेंटल राइट आएगा तब। तभी अभी के हिसाब से आप बस इतना याद रखिए कि जो आर्टिकल 14 है वो आर्टिकल 14 क्या है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, के आपको रिलीजन के बेस पे कहीं भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 बोलता है हमारा, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि आपको डिस्क्रिमिनेट कहीं भी नहीं किया जाएगा। आप कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी स्टेट के अंदर हो, अपनी कंट्री के अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, के एम्प्लॉयमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेस पे आपको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। आर्टिकल 16 ये बोलता है। लेकिन जो आपका प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है उसके बेस पे तो आपके पास हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन, हो सकता है ना, क्योंकि ये बस हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है अपॉर्चुनिटी देता है, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा, लेकिन पब्लिक के लिए देता है बस, प्राइवेट के लिए नहीं देता है। ठीक है, ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ये आर्टिकल 25 बोलता है कि आप किसी भी धर्म के अंदर उसको कि अपनी इच्छा से आप उसको प्रोफेस कर सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उस धर्म को जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं, मतलब फैला सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। जैसे स्पीच वगैरह देते हैं ना, हेट स्पीच नहीं, लेकिन जो रिलीजन के, जैसे आप जाते हो किसी भी प्लेस पे, जैसे मंदिर में चले गए या गुरुद्वारा में चले गए, तो वहाँ पे उनका अपना एक तरीका होता है जो वो आपको स्पीच वगैरह देते हैं, या जो उनके जो शब्द वगैरह रहते हैं उस तरीके से वो प्रोपेगेट करते हैं, है ना। तो उसके हिसाब से आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, फ्रीडम है, आप ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर, यानी कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको कुछ मतलब मैनेज करने का मतलब है कि आपको मंदिर खोलना है तो आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुद्वारा बनाना है वो भी बना सकते हैं। खाना आपको जैसे खाना बांटना होता है मंदिर मस्जिद में, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये आर्टिकल 26 आपको प्रोवाइड कराता है ये फ्रीडम। 27 है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि जैसे क्या होता है कि आप जाते हो, आपको मंदिर बनाना है तो आपको उसके लिए क्या होता है, चंदा मांगने के लिए आते हैं। गांव में ऐसा होता है कि चंदा मांगने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि हम मंदिर बनाए, तो आप अपनी मर्जी से वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ये आपकी अपनी टोटल फ्रीडम है, आपकी लिबर्टी के हिसाब से है कि आपको देना है नहीं देना है, आपकी चॉइस है ये। तो यहाँ पे किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है, फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा इस रिलीजन के प्रमोशन के लिए। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होगी जो स्टेट मेंटेन करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। आर्टिकल 28 ये प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 29 में है राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, यानी कि कोई भी जो सिटीजन है उसके पास ये राइट है कि आप अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर को आप बचा सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, है ना। आर्टिकल 30 बोलता है कि ऑल माइनॉरिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब उनकी मर्जी है, वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज है, स्कूल है, उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जो माइनॉरिटी है उनके पास ये चॉइस होती है आर्टिकल 30 के अंडर। द स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर फॉर ऑल द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। ठीक है, तो आप अपने सब सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। आर्टिकल 44 आपको ये इजाज़त देता है।
द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कॉनोट्स ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट। देखिए वेस्टर्न जो इंडिया में है वो डिफरेंट अलग एकदम से अलग है, लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम अलग है कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है वो कंप्लीट सेपरेशन होता है उनका। लेकिन इंडिया के अंदर ये जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे जो सोसाइटी है हमारी वो मल्टी रिलीजियस है, यानी कि जैसे आपको बहुत सारे घर में लोग ऐसे भी मिलेंगे जैसे फादर जो हैं, जैसे रिलीजियस जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, शादी हो जाती है तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, तो वो अपना अपना धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस मतलब एक ही धर्म का होके रहना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हिंदू हो, सिख हो, तो आप अपना सिखिज्म फॉलो कर सकते हैं, आप हिंदू फॉलो कर सकते हैं। तो ये मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है हमारा, तो हम इसको एकदम से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all religion and protect all religion equally। तो हम ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है हमारा सेकुलर का होने का कि भाई हम सब धर्मों को एक इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और सारे धर्मों को जो है इक्वली प्रोटेक्ट करते हैं। मोरओवर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अबॉलिश्ड द ओल्ड सिस्टम। जैसे पहले क्या होता था, रिलीजन के बेस पे जब ब्रिटिश हम लोगों पे राज कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि सिख का अलग था, उसके बाद एंग्लो इंडियन का अलग था, तो ये जो सारी चीज़ें थी ना इसको अबॉलिश कर दिया गया था। हाउएवर इट प्रोवाइड फॉर द टेम्पररी रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू इंश्योर एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू देम। देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है ताकि आपका मतलब आपको जो रिप्रेजेंटेशन है ना, जो दलित लोग हैं, शेड्यूल जो ट्राइब है, शेड्यूल जो कास्ट है, इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है, इनको दबाया भी गया है, तो इनके साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं होता था। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने एक टेम्परेरी रिजर्वेशन ऑफ सीट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया SC और ST के लिए, ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके और उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो अभी हाल ही में 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ है और उसके अंडर ना आपका जो 10 साल मतलब और आगे इसको रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है। वैसे तो ये बोला जाता है कि ये जो रिजर्वेशन है वो टेम्परेरी बेसिस पे है, एक टाइम जब आएगा कि सब लोग इक्वली रिप्रेजेंट हो रहे हैं, सबका डेवलपमेंट अच्छे से हो गया है, जब ये इंश्योर हो जाएगा तो ये जो रिजर्वेशन है वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आपका वोट डालने का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे नेहरू जी ने बोला कि भाई जो 21 साल है उसकी जगह 18 साल कर देते हैं और हम वोट डालने का अधिकार जो है वो सबको देते हैं, इक्वली दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं ये अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो वोट डालने का अधिकार है उसको लाया गया, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है एज को रिड्यूस किया गया और 18 साल के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। देखिए जो था ना हमारा वोट डालने वाला जो अधिकार था, ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट भी था और वो मतलब एक्सपेरिमेंट और रिस्की भी था। तो वो रिस्की क्यों था, क्योंकि हमारी जो कंट्री का जो साइज़ है वो बहुत वास्ट है। ठीक है, दूसरा पॉपुलेशन बहुत थी, पॉवर्टी बहुत थी, इनइक्वालिटी थी सोसाइटी के अंदर, मतलब औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता था, बहुत इलिटरेट थे हम लोग भी, हमें पता ही नहीं था, अवेयर नहीं थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था हमारा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस। देखिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, जो वोट डालने से इक्वालिटी आती है। कैसे आती है, देखिए वीकर सेक्शन डालेंगे, वुमेन्स डालेंगी, मैन डालेंगे, लेबर क्लास डालेगी, सब लोग वोट करेंगे, तो एक इक्वालिटी आ जाती है कि भाई तुम भी वोट कर रहे हो हम भी वोट कर रहे हैं।
तो एक जो होता है ना, इनइक्वालिटी नहीं रहती है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, जो वीकर सेक्शन है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। सिंगल सिटीजनशिप अगला है, नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। कि भाई सिंगल सिटीजनशिप का क्या चक्कर है। देखिए इंडिया में हमारा एक सिंगल सिटीजनशिप है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, है ना। हमें एक प्रोवाइड होती है सिंगल सिटीजनशिप यानी कि इंडियन सिटीजनशिप। लेकिन यूएस में ये डिफरेंट चीज़ है। यूएस में क्या होता है ना, देखिए मान लीजिए कि आप कहीं फ्लोरिडा के सिटीजन हो, और तो आपको फ्लोरिडा की ही सिटीजनशिप मिलेगी और यूएस की मिलेगी। यूएस की अलग से मिलेगी और स्टेट आपकी फ्लोरिडा के है तो वहाँ की मिलेगी। मान लीजिए आपको जाना है टेक्सास में, और टेक्सास में आपको उसके बाद वहाँ की सिटीजनशिप लेने के लिए आपको फ्लोरिडा की सिटीजनशिप जो है वो छोड़नी पड़ेगी, तब आपको टेक्सास की मिलेगी। तो यहाँ पे और यूएस की फिर अलग से रहती है, तो स्टेट की और सेंटर की दोनों की अलग अलग सिटीजनशिप होती है यूएस के अंदर। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम लोगों को एक सिंगल सिटीजनशिप जो है मिली है। हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रह सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हम लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये है हमारी सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ पे। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को प्रोवाइड कराने का मतलब था कि जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी जो ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट में, वो हमें बस ये सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड नहीं कराया है, बल्कि इस्टेब्लिश किया है बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ ये 3 ऑर्गन ही प्रोवाइड नहीं कराए हैं, और भी बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो काम करती है हमारे लिए। तो दे आर एनविसाज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज द बुलवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। जैसे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन क्या इंश्योर करता है हमारा, फ्री और फेयर इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए, स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन, के भाई कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कोई भी ऐसा ना हो कि भाई एक जो पार्टी है उसने दूसरी पार्टी के लोगों को खूब सारे लोगों को पैसे खिला खिला के और अपनी तरफ अपने फेवर में कर लिया और हम लोग जीत गए। तो ऐसा इस तरीके का माहौल ना हो, करप्शन ना हो इलेक्शन के अंदर, और जो लोग हैं अपनी चॉइस से वोट दे सके। तो ये इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए ये क्या करता है कि स्टेट और सेंटर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, का जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी खर्चा होता है, उसको ऑडिट किया जाता है ना। लेकिन ये अमाउंट सैंक्शन नहीं करता है। तो ये चेक करता है कि जो खर्चा हुआ है हमारा वो सही हुआ है या गलत हुआ है। तो इसके पास पावर होती है कि भाई अगर आपने गलत खर्चा किया है, कुछ एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा किया है, तो आप एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसका काम होता है ये। नेक्स्ट है यूपीएससी, जिसने आप सबकी ज़िंदगी को हराम करके रखा हुआ है। न दिन में आपको चैन मिलता है, ना ही आपको रातों की नींद मिलती है, सब उड़ा दी गई है आपकी। तो यूपीएससी जो है वो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम्स को ऑल इंडिया सर्विस में, और हायर सेंटर और जो प्रेसिडेंट का जो मैटर्स होते हैं उसमें भी जो ऑफिसर्स होते हैं वो एडवाइस देते हैं आपको, है ना। प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं मतलब। तो जो ये सारे काम जो है, जो एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया सर्विस के, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और स्टेट बेस पे आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और गवर्नर को एडवाइस देता है, ठीक है। तो इसके जो भी खर्चे होते हैं, जो ये जितनी भी सारी सर्विस हैं जो इंडिपेंडेंट सर्विस हैं, ठीक है, तो उसके जो एक्सपेंस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज किया जाता है उसको, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो एक्सपेंस है ये पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो चार्ज है वो कहाँ से आता है। तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक हमारी बॉडी है, उससे हम एक्सपेंसेस को लेते हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविज़न पे आ जाते हैं। देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न जो है, इमरजेंसी के दौरान ही ये सारी चीज़ें जो है लागू की गई थी। तो देखिए आर्टिकल 352 है, 356 है,
360 है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है हमारी। 356 प्रेसिडेंट रूल है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे गवर्नर की जो रिकमेंडेशन होती है या गवर्नर का परमिशन की थोड़ी ज़रूरत होती है ना। अगर आप स्टेट में लगा रहे हो तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। और जो गवर्नर है उसको भी अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो जाहिर सी बात है मिल ही जाएगा। और एक नेशनल इमरजेंसी होती है 352 आर्टिकल के अंडर कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि जो भी आपका वॉर चल रहा है या कुछ भी आपका दूसरे देश के साथ में लड़ाई झगड़ा हो गया है, कुछ भी आर्म्ड रेबेलियन हो गया, तो वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी आपकी लगा दी जाती है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो पूरा कंट्रोल है वो सेंटर के हाथों में चला जाता है। इसकी वजह से देखिए एक यूनिक फीचर है हमारा कि जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी वन के अंदर, यानी कि अब आपके पास स्टेट के पास कोई पावर नहीं है, बस सेंटर जो है वो पूरा का पूरा पावरफुल है ना। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट, यानी कि आपकी लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है अर्बन के अंदर, उसको हम बोलते हैं। देखिए हायरार्की है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद आ जाता है ये लोकल गवर्नमेंट आ जाती है हमारी, है ना। तो देखिए 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के दौरान 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट को है ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? देखिए जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको ऊपर बैठे हुए मिनिस्टर से ज़्यादा पता होता है कि भाई कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे हमें सुधार करना है, कहाँ पे नहीं करना है। और ये चीज़ भी हो रही थी कि लोकल लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे गांव के अंदर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो वो डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए हमने जो है वो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर जो है वो पंचायत को ऐड किया गया, पार्ट 9 और शेड्यूल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 74th के अंदर म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि देखिए पंचायत जो है वो रूरल लेवल पे काम करेगी, म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लेवल पे काम करेगी, शहरों के अंदर काम करेगी, पंचायत जो है वो गांव के अंदर काम करेगी। तो इसका जो पार्ट है वो 9A है और शेड्यूल 12 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पंचायत है, पंचायत भी कैसे किस लेवल पे काम करती है? एक तो विलेज लेवल पे करती है, इंटरमीडिएट लेवल पे करती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत होती है, ठीक है। और जो म्यूनिसिपैलिटी होती है हमारी, म्यूनिसिपैलिटी में नगर पंचायत होती है सबसे नीचे लेवल पे, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और सबसे ऊपर होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये भी 3 लेवल पे काम करती है, तो ये याद रखिएगा आप। तो देखिए अभी जो इनका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, जो पंचायत का जो इलेक्शन होता है और जो म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, वो जो है हमारा इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। वो कौन कराता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करती है। वहाँ से एक जो कमिश्नर होता है वो जो है वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करके करवाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे कि कुछ जैसे 10-12 लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो मिलके काम करते हैं और उनको एक नॉर्मल सैलरी मिलती है। इसको देखिए ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दे दी गई थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इसको जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, फंडामेंटल राइट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फंडामेंटल राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है या नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, और ये यूपीएससी में
पूछा भी गया है कि ये भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए ये हमारा फंडामेंटल राइट है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी है या फिर ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या है ये? तो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। उसके बाद इसको ऐड किया गया है डीपीएसपी के अंदर भी, तो आर्टिकल 43 बी के अंदर इसको ऐड किया गया है कि हम प्रमोट कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, ये प्रमोशन है। ये फॉर्म करने का फंडामेंटल राइट जो है वो सिर्फ आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है फॉर्म करने के लिए, लेकिन प्रमोशन के लिए ये डीपीएसपी है आर्टिकल 43 बी। ठीक है, उसके बाद इसको ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 बी के अंदर, जिसके आर्टिकल 243 जेड एट से लेके 243 जेड टी तक है। ठीक है, तो देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है लोकल लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है और एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लेके आती है। ठीक है, तो इसलिए इसको पार्लियामेंट में पहले से नहीं जोड़ा गया था, इसको अमेंड करके लाया गया है ना। तो इसको अच्छे से डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, लोगों के हित के लिए इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रिटिसिज्म पे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो क्रिटिसिज्म हुआ है। तो वो क्रिटिसिज्म हमने क्या क्रिटिसिज्म हुआ है वो देख लेते हैं। फर्स्ट ये बोलते हैं कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया है, बोला है कि ये एक बैग ऑफ बोरोइंग है, होच पोच कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारा इसके अंदर मिक्स करके डाला हुआ है सब कुछ। तो ये मतलब समझ में नहीं आएगा नॉर्मल लोगों के। ठीक है, तो ये जो क्रिटिसिज्म है हमारा वो अनफेयर है, इलॉजिकल है, क्योंकि अंबेडकर जी ने बोला है कि देखिए बहुत सारे मतलब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा वो बहुत सारे दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज ने जो है फ्रेम कर दिया था। ठीक है, तो देश को जो सिविलाइज्ड नेशन अगर हमें चाहिए तो उस हिसाब से हमें अच्छे जो हमारे प्रोविज़न है वो हमें लेने पड़ेंगे, और ये एक जो वैल्यू होती है, जो बेस होता है वो तो सेम रहता है। तो उस हिसाब से अगर हमें सिविलाइज्ड नेशन चाहिए उसके हिसाब से हमें रूल और गवर्नमेंट और गवर्नेंस जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वही जो रिक्वायर है वही तो लिखा जाएगा ना। तो सिविलाइज सोसाइटी के लिए आप कितने रूल्स को अलग से बना लोगे? तो जो बेसिक है, जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठा के देख लीजिए, जो बेसिक वैल्यूज होती है, जो मेन प्रोविजन होते हैं सिविल सोसाइटी के, तो वो हमेशा सेम रहते हैं। तो हमने भी क्या किया है, इंडिया की कंडीशन के हिसाब से हमने भी वो चीज़ें ले करके और उसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलते हैं एक कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। देखिए ये तो बेस है हमारा, है ना। हमने 1935 से बहुत सा अराउंड 250 प्रोविजन जो है वो हमने सेम टू सेम 1935 से उठा करके और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल दिए थे, क्योंकि हमारी सिचुएशन ही वैसी थी। तो यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला गया है कि ये एक कार्बन कॉपी है या फिर एक अमेंडेड वर्जन है 1935 एक्ट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडेड वर्जन है। तो यहाँ पे एक एन श्रीनिवासन है, उन्होंने बोला है कि ये जो आपका लैंग्वेज है, जो आपका सब्सटेंस है, वो क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट ऑफ 1935 है। फिर सर आइवोर जेनिंग्स जो एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, इन्होंने बोला है कि आपने तो डायरेक्ट इसी को उठा के डाल दिया है और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कॉपी कर दिया है। पीआर देशमुख बोलते हैं कि सब कुछ सेम है हमारा 1935 के, बस एक अडल्ट फ्रेंचाइज जो है हमने, यानी कि वोट डालने का जो अधिकार है, बस हमने उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी इस क्रिटिसिज्म का आंसर करते हुए कहते हैं कि देखिए मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डाली हैं, इसके अंदर वहाँ से ली गई हैं, और उसके लिए मैं आई एम नॉट अपोलोजाइज्ड। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसका पेटेंट किसी एक कंट्री के पास तो है नहीं, जैसे रूल ऑफ लॉ है, राइट ऑफ फ्रीडम है। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब इस पे तो किसी एक कंट्री का तो ऐसे नहीं हो सकता है ना कि बस ये मेरा ही है, पेटेंट नहीं है ना, कोई भी कंट्री जो है वो ले सकती है। तो बस एक जो वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो तो सेम रहेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो
एक यूनिक चीज़ जो है, जो हम नहीं बना पाए, वो है एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। और उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि वो हम अच्छे से नहीं चेंज कर पाए, एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा सिस्टम है उसको, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये सब चेंज नहीं हो सकता है। पहली चीज़, हमारा देश बहुत गरीब था, अवेयर नहीं है लोग, और लोगों को ना एक सिस्टम की आदत हो जाती है कि भाई हम इसी सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे, तो ऑल ऑफ सडन अगर हम चेंज करेंगे तो वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए उस टाइम पे। नेक्स्ट है अन इंडियन एंड एंटी इंडियन, यानी कि बहुत लोगों का मानना है कि जो स्पिरिट ऑफ इंडिया है वो हम फॉलो नहीं कर पाए। देखिए, इंडिया बहुत डाइवर्स है, तो आप पर्टिकुलर कोई भी एक ट्रेडिशन नहीं बना सकते हो ना, क्योंकि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो पर्टिकुलर आप एक रिलीजन, एक ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सबका ट्रेडिशन अलग अलग है ना। तो देखिए, इसमें बोलते हैं कि के हनुमंतिया, जो एक मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे हमारे, तो वो बोलते हैं कि हमें तो वीणा और सितार चाहिए था, लेकिन आपने हमें इंग्लिश बैंड दे दिया है ना। तो हमें देखिए, इंग्लिश बैंड ही बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से एक मतलब अच्छा साबित होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि वीणा और सितार तो पहले भी थे हमारे पास, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना था, एजुकेशन को लेके आना था। लोकनाथ मिश्रा जी बोलते हैं, एक अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ये बोलते हैं कि आपने तो सरेंडर कर दिया है ब्रिटिशर लोगों के सामने। लक्ष्मी नारायण साहू जी बोलते हैं कि जो आइडियल ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड हैव नो फेमिनिस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया। कोई भी आपका रिलेशन नहीं है, फंडामेंटल स्पिरिट नहीं है इंडिया की, और बाद में ये जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन देखिए, ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, हमने कितने अच्छे से काम किया है इसी के बेस पे। नेक्स्ट है अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन के अंदर ना बोलते हैं कि गांधी जी के जो मतलब आइडिया थे, जो फिलोसफी थी, उसको ऐड नहीं किया गया, और वो फादर ऑफ इंडियन नेशन थे, तो उसको ऐड ही नहीं किया गया है। और इसका जो सबसे ज़्यादा ब्लेम जाता है वो डॉक्टर अंबेडकर जी पे जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया क्योंकि गांधी जी से वो एग्री नहीं करते थे। उन्होंने गांधीयन मूवमेंट में भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया गया था, और वो जो आइडिया थे गांधी जी के वो उनके खिलाफ थे। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि गांधीयन जो हमारे प्रिंसिपल है वो उसके अंदर मेंशन है, और हमने उसको फॉलो भी किया है और उनके बेस पे काम भी किया है। नेक्स्ट बोलते हैं एलिफेंट साइज है। तो जाहिर सी बात है, एलिफेंट साइज होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि वास्ट है कंट्री, स्टेट और सेंटर दोनों का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दोनों का जो प्रोविज़न है वो एक साथ लिखा हुआ है। और जो एलिफेंट साइज़ का बोलते हैं कि बहुत ही एलिफेंट साइज़ का ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बल्कि है। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि स्टेट है, सेंटर है, ज्योग्राफी है, वास्ट साइज है कंट्री का, ये सारी चीज़ों की वजह से ये सब होना नॉर्मल सी बात थी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। ये बोलते हैं, कुछ जो क्रिटिक हैं वो बोलते हैं कि देखिए, बहुत ज़्यादा लीगलिस्टिक मतलब लीगलिस्टिक वे में इसको लिखा गया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो समझ में ही नहीं आएगा। और जो सर आइवर जेनिंग्स जो है उन्होंने बोला है लॉयर्स पैराडाइज, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं उन्होंने बोला है लॉयर्स पैराडाइज है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि लॉयर्स पैराडाइज जो है ये स्टेटमेंट किसने दी है? सर आइवर जेनिंग्स ने दी है, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। ठीक है। तो एक HK महेश्वरी जी हैं जो मेंबर ऑफ असेंबली थे, उन्होंने बोला है कि ये जो लिटिगेशन अभी होगी ना, पीपल जो है ज़्यादा लिटिगेशन ज़्यादा बढ़ेगी और लोग जो है कोर्ट के अंदर ज़्यादा जाएंगे, जिससे क्या होगा, लॉयर का काम ज़्यादा होगा और उनकी कमाई होगी, जिसके चलते हमारा ट्रुथ और जो नॉन वायलेंस का जो मेथड है वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं था। हाँ, लॉयर्स थे, डोमिनेशन था उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी कमाई ज़्यादा होगी इसलिए ऐसा किया गया है। PR देशमुख जी बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉन्डरस है, टू पॉन्डरस लाइक पॉन्डरस टर्म्स ऑफ ए फ्यू लॉ मैनुअल। देखिए, ये बोलते हैं पॉन्डरस का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डल है, लेजी है, बोरिंग है। जो हमारा
और हमें एक मतलब मैनुअल दे दिया गया है। लॉ मैनुअल की ज़रूरत नहीं थी हमें ज़रूरत थी एक सोशल और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की, एक लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट की, जो लोगों में उत्साह फैलाए, जो लोगों को कुछ करने के लिए मोटिवेट करे, है ना। तो हमें हमें एक लॉ मैनुअल दे दिया गया है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके अंदर बस वर्ड्स हैं और बस वर्ड्स ही हैं जो कि इजीली एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्ड्स नहीं है, हमने बहुत सारा अच्छे से काम भी किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सारे हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं कुछ, और स्टेट के लिए भी प्रोविज़न है कि वो डीपीएसपी जो है वो लागू करे, जिससे सोशल और पॉलिटिकल इक्वेलिटी आएगी, लोगों में जागरूकता होगी, अवेयरनेस होगी, तो लोग उस हिसाब से हमारे काम करेंगे, इकोनॉमिकली वो लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ थी, ये हमारा चैप्टर था जो कि अभी मतलब कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 3 हमारा। देखिए प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।